हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसे कि हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसमें चैप्टर 1 हम लोगों ने कवर कर लिया है। किसी ने ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो करेंगे चैप्टर 2 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। चैप्टर 2 की एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कीजिएगा। और स्टैटिस्टिक्स की भी बहुत सारे एमसीक्यूज डले हुए हैं, बिजनेस स्टडीज़ के भी एमसीक्यू डले हुए हैं, तो प्लेलिस्ट चेकआउट करते रहिएगा टाइम टू टाइम। तो आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यू। लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो को एंड तक देखना, आपको काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी मिल सकते हैं और सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की ज़रूर कोशिश करना। कहीं कुछ समझ नहीं आता तो मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो जा करके ज़रूर देखना। वैसे तो कोशिश करी जाएगी कि इसी में आपको पूरा कवर करा दिया जाए। और एट दी एंड आउट ऑफ 20 मेरे साथ मार्क्स जरूर शेयर करना कि आपने 20 में से कितने मार्क्स ऑब्टेन करे। तो आइए स्टार्ट करें अपने क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, कार्डिनली मीन्स यूटिलिटी कैन बी। कार्डिनली का मतलब क्या होता है, यूटिलिटी क्या होती है, रैंक्ड होती है, मेजर्ड होती है, नॉट मेजर्ड होती है या नन ऑफ द अबव होती है। अगर मैं कार्डिनल अप्रोच की बात करूं तो हमने 2 अप्रोचेस पढ़ी हैं, कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। इसमें आपसे कार्डिनल अप्रोच के बारे में पूछा जा रहा है। कार्डिनल की बात करूँ तो कार्डिनल अप्रोच क्या होती है हमारी, मेजर्ड होती है। क्या होती है, मेजर्ड होती है। न्यूमेरिकल टर्म्स में 1 2 3 की टर्म में क्या की जाती है, मेजर्ड की जा रही है। तो फर्स्ट का आंसर हो गया आपका बी। सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, MU1 प्लस MU2 प्लस MUN तक रिप्रेजेंट। ठीक है, यानी कि MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 एंड सो ऑन रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा एवरेज यूटिलिटी रिप्रेजेंट करता है या फिर टोटल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी रिप्रेजेंट करता है या मार्जिनल यूटिलिटी रिप्रेजेंट करता है या नन ऑफ दीज। बताइए क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा टोटल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसमें क्या है, समीशन ऑफ ऑल द यूटिलिटीज हैं। तो सेकेंड का आंसर हो गया हमारा बी। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की वीडियो देख लेना, चैनल पर डली हुई है, प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी और हम आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल देंगे, तो चेकआउट जरूर कर लेना किसी को किसी भी टॉपिक में डाउट होता है तो। और अगर उसके बाद भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम उसके लिए सेपरेट वीडियोस डाल देंगे। एट वट पॉइंट डज टोटल यूटिलिटी स्टार्ट डिमिनिशिंग। कौन से पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी डिमिनिश करना स्टार्ट कर देती है। फर्स्ट है व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग, जब मार्जिनल यूटिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही होती है, या फिर व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी रिमेन कांस्टेंट, जब मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट होती है, या फिर सी व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, या फिर जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, नेगेटिव होती है, नन ऑफ द अबव। तो बताइए TU कब हमारा डिमिनिश करना स्टार्ट कर देती है, फॉल करना स्टार्ट कर देती है। तो हमारी TU कब फॉल करना स्टार्ट कर देती है, जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, नेगेटिव होती है। जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है उस टाइम पे TU क्या होती है, फॉल हो जाती है। तो थर्ड का हो गया सी। अब फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हाट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सैटिटी। पॉइंट ऑफ सैटिटी किसे बोला जाता है, कौन से पॉइंट को बोला जाता है। द पॉइंट वेयर मार्जिनल यूटिलिटी बिकम लेस देन जीरो, जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी लेस देन जीरो होती है, या फिर द पॉइंट वेयर मार्जिनल यूटिलिटी बिकम जीरो, या फिर वो पॉइंट जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है। द पॉइंट वेयर, या फिर द पॉइंट वेयर मार्जिनल यूटिलिटी बिकम ग्रेटर देन जीरो, या फिर वो पॉइंट जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेटर देन जीरो होती है, या डी नन ऑफ दीज। बताइए कौन से पॉइंट को हम सैटिटी पॉइंट कहते हैं, यानी कि सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं, जहाँ पे हमारी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है। उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, सैचुरेशन पॉइंट कहता है। उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, सैचुरेशन पॉइंट कहा जाता है, पॉइंट ऑफ सैटिटी कहा जाता है। द पॉइंट वेयर मार्जिनल यूटिलिटी बिकम जीरो। तो फोर्थ का हो गया बी। अब फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, टोटल यूटिलिटी इज डैश एट द पॉइंट ऑफ सैटिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होती है पॉइंट ऑफ सैटिटी पे, यानी कि सैचुरेशन पॉइंट पे हमारी TU क्या होती है, मिनिमम होती है, जीरो होती है, मैक्सिमम होती है, या नन ऑफ दीज होती है। तो TU क्या होती है जब पॉइंट ऑफ सैटिटी होता है हमारा, MU तो क्या चल रहा होता है उस टाइम पे, MU क्या होता है उस टाइम पे हमारा, जीरो होता है। तो उस टाइम पे हमारा TU क्या होता है, तो उस पॉइंट सैचुरेशन पॉइंट पे हमारा TU क्या होता है, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। तो फिफ्थ का हो गया सी। इंटरलिंक्ड क्वेश्चन था हमारा फोर्थ एंड फिफ्थ।
नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, आप लोगों ने पढ़ा है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ईच सक्सेसिव यूनिट, जो सेटिस्फेक्शन है हम हर यूनिट को जो कंज्यूम कर रहे हैं, ईच सक्सेसिव यूनिट जो मैं कंज्यूम कर रही हूँ उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है या फिर इंक्रीज हो जाती है या फिर रिमेन सेम रहती है या फिर आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में पढ़ा है, जैसे जैसे मैं कंज्यूम करती चली जाती हूँ उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन मेरी क्या हो जाती है? कम होती चली जाती है। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ती चली जाती है तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या हो जाती है? हमारी कम होती चली जाती है। तो सिक्स्थ का आंसर क्या हुआ हमारा? ए, डिक्रीजेज। तो सिक्स्थ का आंसर हो गया ए। सेवेंथ क्वेश्चन देख लेते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? फॉर द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए ए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ गुड शुड बी ग्रेटर देन इट्स प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो प्राइस से ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड शुड बी इक्वल टू इट्स प्राइस, या फिर मार्जिनल यूटिलिटी हमारे प्राइस के इक्वल होनी चाहिए, या सी देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस में कोई रिलेशन नहीं है, या फिर डी है हमारा नन ऑफ दीज। तो बताइए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर के लिए क्या होना चाहिए? जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी किसके इक्वल होता है? हमारे प्राइस के इक्वल होता है। MUX इज इक्वल टू PX होता है। आपने पढ़ा है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन वन केस, वन कमोडिटी केस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि MUX जब PX के इक्वल होता है तो वो हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होता है। तो वहाँ पे जहाँ पे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होता है वहाँ पे कंज्यूमर को क्या मिल रही होती है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो हमारा क्या होता है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलती है कंज्यूमर को? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ गुड शुड बी इक्वल टू इट्स प्राइस। जब मार्जिनल यूटिलिटी गुड की किसके इक्वल होती है? प्राइस के इक्वल होती है, वहाँ पे हमारे कंज्यूमर को क्या मिलती है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो सेवेंथ का हो गया बी। अब एट्थ की बात कर लेते हैं। एट्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? व्हेन इकोनॉमिक्स स्पीक्स ऑफ द यूटिलिटी ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट दे आर रेफरिंग टू, अगर इकोनॉमिक्स बोल रहा है यूटिलिटी ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट के बारे में बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है? यानी कि बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि यूटिलिटी का मतलब क्या है। यूटिलिटी से आप क्या समझते हैं? यूजफुलनेस ऑफ द प्रोडक्ट इन कंजम्पशन, या फिर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, या फिर सेटिस्फेक्शन गेन फ्रॉम कंज्यूमिंग सच प्रोडक्ट, या फिर रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू एक्सचेंज वन गुड फॉर अनदर। अगर मैं यूटिलिटी की बात करी तो यूटिलिटी का दूसरा नाम क्या होता है? सेटिस्फेक्शन होता है। तो यूटिलिटी का आंसर क्या हो गया? ये हमारा सेटिस्फेक्शन गेन फ्रॉम कंज्यूमिंग सच प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के बाद मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है वो हमारी क्या होती है? यूटिलिटी होती है। आप लोगों ने पढ़ा ना, यूटिलिटी वांट सेटिस्फाइंग पावर होता है। तो वही तो है सेटिस्फेक्शन। कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है मुझे एक गुड को कंज्यूम करने से? तो सेटिस्फेक्शन गेन फ्रॉम कंज्यूमिंग सच प्रोडक्ट क्या है? हमारी यूटिलिटी है। तो इसमें एट्थ का हो गया सी। अब नाइन्थ की बात करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? एन इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या इंडिफरेंस कर्व की शेप अपवर्ड होती है लेफ्ट से राइट, या फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, या फिर इस पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है, या स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है आपका? इंडिफरेंस कर्व क्या होता है आपका? स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कॉन्वेक्स शेप देता है इंडिफरेंस कर्व हमारा। तो नाइन्थ का हो गया डी। किस वजह से देता है ये कॉन्वेक्स शेप हमारा? क्योंकि MRS क्या होता है इसमें? डिमिनिशिंग होता है। डिमिनिशिंग MRS की वजह से इसकी शेप क्या होती है? डाउनवर्ड होती है और कॉन्वेक्स होती है। तो नाइन्थ का हो गया डी। अब टेंथ की बात कर लेते हैं। टेंथ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? एज पर द ऑर्डिनल अप्रोच, अब पूछ रहा है ये ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल इन कार्डिनल टर्म्स बट इट कैन बी रैंक्ड। ऑर्डिनल अप्रोच का मतलब क्या होता है? जो हम यूटिलिटी मेज़र करते हैं वो कार्डिनल टर्म्स में पॉसिबल नहीं है लेकिन हम रैंक दे सकते हैं। या फिर मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज़ नॉट पॉसिबल थ्रू मनी, या फिर मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी पॉसिबल नहीं है मनी के थ्रू, या फिर मनी ऑफ यूटिलिटी इज़ पॉसिबल बट इट कैन नॉट बी रैंक्ड, यानी कि मेजरमेंट पॉसिबल है लेकिन रैंक नहीं दी जाती, या फिर नन ऑफ दीज। अगर मैं ऑर्डिनल अप्रोच की बात करूँ तो ऑर्डिनल अप्रोच में क्या दी जाती है? रैंक दी जाती है, लेकिन वो कार्डिनल टर्म में क्या होता है? मेजर नहीं होता है। तो टेंथ का क्या हो गया? ए, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल इन कार्डिनल टर्म्स बट इट कैन बी रैंक। तो टेंथ का हो गया ए। 11th है हमारा, एन इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच केयर्स। अब ये डेफिनेशन की बात कर रहा है कि इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट करता है सारे कॉम्बिनेशन दो गुड्स के जो क्या देते हैं हमें। इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं वो हमें क्या देते हैं? नो सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन नहीं देते, या फिर हायर सेटिस्फेक्शन देते हैं कंज्यूमर को, या फिर लोअर सेटिस्फेक्शन देते हैं कंज्यूमर को, या फिर इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं। जितने भी पॉइंट हमारे एक इंडिफरेंस कर्व में बनते हैं, दो गुड्स के कॉम्बिनेशंस बनते हैं टू गुड्स के, वो क्या देते हैं?
इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं कंज्यूमर को। क्या देते हैं? गिव इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। तो 11th का हो गया डी। अब 12th की बात कर लेते हैं। 12th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? बजट लाइन शोज। बजट लाइन क्या शो करती है? पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स अमंग विच द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट, या फिर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कॉस्ट लेस देन और इक्वल टू कंज्यूमर्स मनी इनकम, या फिर possible combination of two goods that a consumer can buy by spending his entire income at the given prices, या फिर all of these। तो बताइए बजट लाइन क्या होती है? बजट लाइन क्या होता है? पॉसिबल कॉम्बिनेशन होता है टू गुड्स का जो कि कंज्यूमर बाय करता है अपनी सारी एंटायर इनकम को स्पेंड करते हुए गिवन प्राइजेस पे, उसे हम बजट लाइन बोलते हैं। तो 12th का हो गया सी। तो 12th का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। दीपा ड्राइव्स टोटल यूटिलिटी ऑफ 10 यूटिल्स आफ्टर हैविंग 4 मैंगोज। 4 मैंगोज पे उसकी टोटल यूटिलिटी थी 10 यूटिल्स एंड द टोटल यूटिलिटी ऑन कंज्यूमिंग 5th मैंगो। जब उसने 5th मैंगो खाया तो उसकी टोटल यूटिलिटी हो गई 9। व्हाट इज़ द मार्जिनल यूटिलिटी फॉर द 5th मैंगो? 5th मैंगो की आपको एमयू निकालनी है। एमयू निकालनी आपको आती है। एमयू निकालनी आपको आती है। एमयू का फॉर्मूला क्या होता है? TUN-2N-1। तो हमारा जो 5th मैंगो की आएगी मार्जिनल यूटिलिटी वो कैसे आएगी? 9 - 10 क्या आ रही है? -1 यूटिल्स। तो 13th का आंसर हो गया -1 यूटिल्स यानी कि सी। अब 14th की बात करते हैं। 14th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देयर शुड बी डैश बिटवीन द कंजम्पशन ऑफ वन यूनिट एंड द अनदर यूनिट। अगर मैं बात करूं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूनिट की, अगर मैं बात करूं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की एजम्पशन की, तो क्या होता है इसमें? क्या एजम्पशन है कि जो गैप है हमारे एक यूनिट की कंजम्पशन में और दूसरे यूनिट की कंजम्पशन में वो कैसा होना चाहिए? कैसा गैप होना चाहिए? नो टाइम गैप, दोनों के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, या फिर इक्वल टाइम गैप होना चाहिए, या फिर लॉन्ग टाइम गैप होना चाहिए, या फिर एनी ऑफ दीज होना चाहिए। देखिए जब हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ते हैं उसका मतलब है जैसे जैसे हम कंज्यूम करते चले जाते हैं ईच सक्सेसिव यूनिट को, उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या हो जाती है? कम होती चली जाती है। तो हमें सेटिस्फेक्शन कम कब होती है? जब हम कंटिन्यूस खाते हैं उसी चीज़ को। जब हम कंटिन्यूस उसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये इसकी एजम्पशन है कि एक यूनिट की कंजम्पशन में और दूसरी यूनिट की कंजम्पशन में किसी तरीके का गैप नहीं होना चाहिए। तो 14th का हो गया ए, नो टाइम गैप। अब 15th की बात करते हैं। 15th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? डैश मेजर्स द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। बताइए इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी कि MRS, या फिर बजट लाइन, या फिर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन MRT, या नन ऑफ दीज। अगर मैं स्लोप की बात करूँ इंडिफरेंस कर्व की तो क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो 15th का हो गया ए। देख लेते हैं 16th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? इफ़ MUX अपॉन में PX इज ग्रेटर देन MUY अपॉन में PY देन टू रीच द इक्विलिब्रियम पोजीशन कंज्यूमर शुड। अगर हमारा MUX अपॉन में PX बड़ा है MUY अपॉन में PY से, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कैसे पहुंचेगा? क्या करेगा कंज्यूमर उस केस में? बाय बोथ द कॉमोडिटीज इक्वल क्वांटिटी, कि वो बाय करेगा दोनों ही कॉमोडिटी को इक्वल क्वांटिटी में, या फिर स्टॉप बाइंग एनी कॉमोडिटी, या फिर किसी एक कॉमोडिटी को वो स्टॉप कर देगा बाय करने से, कोई भी एक कॉमोडिटी को बाय करने से स्टॉप कर देगा, या फिर सी बाय मोर ऑफ एक्स, एक्स ज़्यादा से ज़्यादा बाय करेगा और लेस ऑफ वाई, वाई को कम बाय करेगा, या फिर बाय मोर ऑफ वाई, या फिर वाई को ज़्यादा से ज़्यादा बाय करेगा और एक्स को कम से कम बाय करेगा। देखिए इसमें क्या है, एक्स से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन उसे ज़्यादा मिल रही है, एक्स की कंजम्पशन पे क्या हो रहा है, उसे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रही है, वाई की कंजम्पशन पे इतनी नहीं मिल रही। तो ये क्या करेगा, एक्स को क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेगा कि जिससे कि उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या हो जाए, उसकी कम हो जाए और ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। वो तब तक ऐसा करेगा जब तक वो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे, अपने इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे रीच नहीं हो जाता, जब तक उसकी एक्स की सेटिस्फेक्शन बिल्कुल कम नहीं हो जाती। तो वो इस केस में क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्स को बाय करेगा और लेस ऑफ वाई कर देगा। तो 16th का हो गया हमारा सी। अब 17th की बात करते हैं। 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगर आप लोगों को समझ नहीं आया है तो प्लीज़ मेरी जाकर के वीडियो देखिए। वीडियो में मैंने 1 कॉमोडिटी केस, 2 कॉमोडिटी केस, इंडिफरेंस कर्व, रिलेशनशिप, सबकी अलग से वीडियो बना रखी है। थोड़ा सा टाइम आप वहाँ पर दीजिए, आप कोई भी वीडियो उठा के देख सकते हैं। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको पूरा चैप्टर खुल जाएगा, एक एक टॉपिक अच्छे से हमने एक्सप्लेन कर रखा है पूरी तरीके से विद एक्सप्लेनेशन। तो जब आप वो पढ़ लेंगे तो उससे आपके MCQ जल्दी से जल्दी सॉल्व होने लग जाएंगे। तो डिटेल में आप वहीं पर जा करके समझिए, उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो देखिए 17th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है,
The necessary condition under utility approach to attain consumers equilibrium in case of two commodity is, necessary condition कौन सी होती है यूटिलिटी अप्रोच की कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए टू कमोडिटी के केस में? तो बताइए कौन सी होती है? एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन में पी वाई, या फिर एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स, या फिर एम आर एस एक्स इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन में पी वाई, या नन ऑफ द अबव। ये जो कंडीशन देख रहे हैं ये वन कमोडिटी केस की है, ये जो कंडीशन देख रहे हैं इंडिफरेंस कर्व की है। तो हमारे जो टू कमोडिटी केस की कंडीशन होती है, नेसेसरी कंडीशन होती है, वो यही होती है। इसमें आपको दोनों ही कमोडिटीज़ दिख रही हैं, तो इसमें यही कंडीशन होती है, एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन में पी वाई। तो 17th का हो गया ए। अब 18th की बात करते हैं। 18th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? द स्लोप ऑफ प्राइस लाइन इज इन केस ऑफ कमोडिटी एक्स एंड वाई। बताइए स्लोप बताना है आपको प्राइस लाइन का, यानी कि बजट लाइन का क्या होता है हमारा जब कमोडिटी एक्स और वाई की बात कर रहे हैं हम। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर होता है, या फिर प्राइजेस ऑफ बोथ द कमोडिटीज़ होता है, या फिर प्राइजेस ऑफ कमोडिटी एक्स ओनली होता है, या प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई ओनली होता है। देखिए जब स्लोप की बात कर रहे हैं ये, तो क्या होता है स्लोप हमारा प्राइस लाइन का, बजट लाइन का, पी एक्स अपॉन में पी वाई, यानी कि प्राइस ऑफ बोथ द कमोडिटी। तो 18th का हो गया बी। अब 19th की बात करते हैं। 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वे द बजट लाइन इज। कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम पर होगा? जब बजट लाइन क्या होगा? बिलो एन इंडिफरेंस कर्व होगा, या फिर टेंजेंट टू एन इंडिफरेंस कर्व होगा, या फिर अबव टू एन इंडिफरेंस कर्व होगा, या फिर इंडिफरेंस कर्व को कट करेगा। हमारा बजट लाइन क्या होगा? जब टेंजेंट होगा इंडिफरेंस कर्व से, इस टेंजेंट टू एन इंडिफरेंस कर्व, उस पॉइंट पे क्या होगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा। तो 19th का हो गया बी। अब 20th की बात करते हैं। 20th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? आफ्टर रीचिंग द पॉइंट ऑफ सेटिटी पॉइंट पे पहुंचने के बाद कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी कॉज। ए क्या होगा बताओ? जब कंजम्पशन होगी हमारी एडिशनल यूनिट की कमोडिटी की, तो उससे क्या होगा? टीयू फॉल होने लग जाएगी और एम यू इंक्रीज होगा, या फिर बोथ टीयू एंड एम यू इंक्रीज होगा, या टीयू फॉल एंड एम यू फॉल्स एंड बिकम नेगेटिव हो जाएगा, या फिर टीयू बिकम नेगेटिव एंड एम यू फॉल हो जाएगा। जब सेटिटी पॉइंट के बाद, सेटिटी पॉइंट पे तो आपको पता है एम यू 0 होता है और टीयू मैक्सिमम एंड कॉन्स्टेंट होता है। सेटिटी पॉइंट के बाद क्या होता है हमारा? टीयू फॉल करने लग जाता है और एम यू क्या होता है? फॉल होता है, और साथ साथ क्या हो जाता है? बिकम नेगेटिव हो जाता है। तो 20th का हो गया हमारा सी। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू के साथ। तब तक यही कहूँगी कि अगर इसमें से एमसीक्यू अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो वीडियो की एक्सप्लेनेशन ज़रूर देख लेना, आपको सारे ही एमसीक्यू बहुत ईजिली समझ आने लग जाएंगे। थैंक यू सो मच।